ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शाहिदा बेगम, मददगार मौल्लिमा, गवर्नमेंट हाई स्कूल हलीखेड़ बी, तालुका हुमनाबाद, ज़िला बिदर, आप सभी तलबा का मैं ई क्लास प्रोग्राम में इस्तकबाल करती हूँ। खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, आज हम जमात हश्तुम में समाजी साइंस का तारीख़ का सबक नंबर 12 चोला और द्वारा समुद्रा के फैसला के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, तारीख़ का ये 8वीं जमात का आखिरी लेसन है। ये सबक हम अभी पढ़ेंगे। ये सबक पढ़ने से पहले हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले अहम हुक्मरान ख़ानदान जैसा कि मौर्य ख़ानदान, कुषाण ख़ानदान, गुप्ता ख़ानदान, वर्धना ख़ानदान, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। मौर्य ख़ानदान का मशहूर हुक्मरान अशोक आज़म था। इसी तरह से कुषाण ख़ानदान का क्या है, मशहूर हुक्मरान क्या है, कनिष्क था। और गुप्ता ख़ानदान सुनहरा दौर कहलाता है। और वर्धना ख़ानदान का मशहूर हुक्मरान क्या है, हर्षवर्धना था। इसके बारे में हम जान चुके हैं। और इसी तरह से हम जनूबी हिंद के अहम शाही ख़ानदानों के बारे में भी पढ़ चुके हैं, जैसा कि सतोहाना ख़ानदान, कदम्बा ख़ानदान, गंगा ख़ानदान, बादामी के चालुक्य, कांची के पल्लवा, मान्याखेटा के राष्ट्रकूटा और कल्याण के चालुक्य। अब हम आज पढ़ेंगे चोला और द्वारा समुद्रा के फैसला। इस सबक के ज़रिए हम जानेंगे चोला हुकूमत की तौसी और मुख्तलिफ मैदानों में उनकी खिदमत। इसी तरह से हम देखेंगे फैसला हुकूमत का क़याम और उनकी खिदमत, मज़हब, अदब, फ़न और फ़न तामीरात। सबसे पहले हम चोला के बारे में पढ़ेंगे। चोला ख़ानदान 850 से 1279 ईस्वी तक क्या है, हिंदुस्तान के जनूबी हिंदुस्तान में वो हुकूमत किया था। चोला ख़ानदान जनूबी हिंदुस्तान में एक सियासी मजबूत ताकत बनकर उभरे थे। ये देख रहे हैं आप, तमिलनाडु, आंध्रा और कर्नाटक के मुख्तलिफ मुकामात पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। इन्होंने 9वीं सदी से 13वीं सदी तक हुकूमत की थी। ये तकरीबन 4 सदियों तक यानी 400 साल तक क्या है, जनूबी हिंदुस्तान की एक मजबूत ताकत बनकर हुकूमत की थी। चोला हुक्मरान की जो देन है, उनको ये एजाज़ जाता है कि उन्होंने हिंदुस्तानी तहजीब को गैर मुल्कों में रोशनास कराया, यानी हिंदुस्तान से बाहर भी हिंदुस्तानी तहजीब से वाकिफ कराया था। और उन्होंने अजीम मंदिरें तामीर की, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बृहदेश्वर का मंदिर है जो चोला हुक्मरानों ने तामीर किया था। इसी तरह से उन्होंने तमिल अदब को बढ़ावा दिया। उस दौर में बहुत सी तमिल किताबें क्या है, लिखी गई थी। चोला इब्तिदा में पल्लवा के मातहत थे, यानी उनके ज़ेरे असर थे। फिर बाद में वो आज़ाद हो गए, अपनी एक खुद मुख्तार हुकूमत क्या है उन्होंने कायम की थी। संगम अदब के मुताबिक करिकला चोला चोला ख़ानदान का बानी है, यानी उसने करिकला चोला ने चोला ख़ानदान की बुनियाद रखी थी। ये हमको संगम अदब से मालूम होता है। विजयलय चोला जो है, इस ख़ानदान की हुकूमत को असरनो जिंदा किया, यानी और मजबूत किया। करिकला चोला इसकी बुनियाद रखा था, लेकिन विजयलय चोला क्या है, इसको एक मजबूती अता की थी। और उसने तंजावर को क्या है, इसका दारुल खिलाफा बनाया। दारुल खिलाफा यानी पाया तख्त, सदर मुकाम, राजधानी। तो चोला की राजधानी कौन सी थी, तंजावर थी। और चोला ख़ानदान का बानी कौन था, करिकला चोला था। और विजयलय चोला ने क्या है, तंजावुर को इसका दारुल खिलाफा बनाया था। ठीक है। चोला इब्तिदा में किसके मातहत थे, चोला किसके मातहत थे इब्तिदा में?
बिल्कुल ठीक कहा आपने, चोला इब्तिदा में पल्लवा के मातहत थे, शाबाश। चोला खानदान का बानी कौन था? बिल्कुल सही कहा आपने, करिकला चोला क्या है? चोला खानदान का बानी था। चोला के दारुल खिलाफा का नाम बताइए, यानी उसका सदर मुकाम कौन सा था? बिल्कुल ठीक कहा आपने, तंजावर क्या है? चोला का दारुल खिलाफा था। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। राजा राजा अव्वल जो है ये चोला खानदान का एक अहम हुक्मरान था, एक ताकतवर हुक्मरान था। ये बहुत ही बहादुर था, अजीम जंगजू था और बहुत ही काबिल हुक्मरान था। इसने सल्तनत को वसी और मजबूत किया और फैलाया। उसने विजयलय चोला तो उसको मजबूत किया था, लेकिन इसने क्या है अपनी सरहदों को और वसी किया था। उसने चीरा, गंगा और पांड्या को क्या है हरा कर क्या है उनके इलाकों को भी क्या है अपनी हुकूमत में शामिल किया था। और उसके साथ साथ उसने एक बहरी बेड़ा तामीर किया था। बहरी बेड़ा यानी पानी की फौज उसने बनाया था, और पानी की फौज बनाकर उसने क्या है श्रीलंका यानी सेलून को फतह किया। क्योंकि श्रीलंका क्या है हिंदुस्तान के जुनूब में क्या है, हिंदुस्तान से नीचे क्या है बहरे हिंद में पानी के रास्ते में समंदर आता है, इसलिए उसने बहरी बेड़ा तामीर करके क्या है श्रीलंका को फतह किया था। और उसी तरह से उसने क्या है मलेशिया और सिंगापुर में भी क्या है तिजारती ताल्लुकात कायम किया। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, श्रीलंका है ये हिंदुस्तान के जुनूब में है, इसको क्या है राजा राजा अव्वल ने बहरी बेड़े के जरिए से इसको फतह किया था, कामयाबी हासिल की थी, अपनी हुकूमत वहां तक फैलाया था। इसी तरह से मलेशिया और इंडोनेशिया जो देख रहे हैं आप, यहाँ से भी क्या है उसने क्या है अपने तिजारती ताल्लुकात क्या है कायम किए थे। आज भी क्या है तमिल जो है, तमिल लोगों की क्या है मलेशिया और इंडोनेशिया में क्या है एक अच्छी ताकत क्या है हम देखते हैं। सियासी और माशी तौर पर वहाँ पे तमिल लोग क्या है बहुत ही मजबूत हैं। ये राजा राजा अव्वल के दौर से ही क्या है वहाँ से हमारे ताल्लुकात कायम हुए थे। इसी तरह से उसने क्या है राजा राजा अव्वल ने क्या है ये बृहदेश्वर मंदिर क्या है तंजावुर में क्या है बनाया था। ये दुनिया भर में मशहूर है और हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी मंदिर है जिसको क्या है राजा राजा अव्वल ने तामीर कराया था। राजेंद्र चोला सुवम के दौरे हुकूमत में चोला हुकूमत कमजोर हो गई। तो ये जो हुकूमत थी चोला हुकूमत एक वसी हुकूमत थी, लेकिन हर हुकूमत का क्या उरूज के बाद जवाल आता है। इसी तरह से क्या है राजेंद्र चोला सुवम के दौर में क्या है चोला हुकूमत कमजोर हो गई और पांड्या क्या है उन पर आसानी से कामयाबी हासिल कर ली, उन पर फतह हासिल कर ली। चोला हुकूमत क्या पांड्या हुकूमत का एक हिस्सा बन गई थी। अब हम देखेंगे चोला खानदान का मशहूर हुक्मरान कौन था। यानी ये सवाल है, अभी आपने पढ़ा ना चोला खानदान का मशहूर हुक्मरान कौन था। बिल्कुल सही कहा, राजा राजा अव्वल क्या है चोला खानदान का मशहूर हुक्मरान था। सवाल नंबर 2 है बृहदेश्वर का मंदिर कहाँ वाक़ है? हाँ बताइए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, शाबाश। तंजावुर में क्या है बृहदेश्वर का मंदिर वाक़ है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे इसका इंतजामिया ने चोला का इंतजामिया। चोला हुक्मरानों ने एक काबिल और लायक मुनज़्ज़िम इंतजामिया की बुनियाद रखी थी। उनका इंतजामिया बहुत ही बेहतरीन था। उन्होंने अपनी रियासत की तकसीम क्या है मंडलम, कोटवरंगी, नाडू, कुर्रम या कम्युनिटी ऑफ विलेज ताराकुरम के तौर पर होती थी। जैसा आज मौजूदा हिंदुस्तान में होता है ना, हमारे हिंदुस्तान की तकसीम भी इंतजामी लिहाज से अलग अलग की गई है। जैसा अलग अलग रियासतों में बनाया गया है, रियासतों को ज़िलों में तकसीम किया गया है, ज़िलों को क्या है तालुकों में तकसीम किया गया, तो वैसा ही उन्होंने क्या है अपनी जो रियासत थी उसको क्या है मुख्तलिफ मंडलम में, कोटवरंगी में, नाडू, कुर्रम या कम्युनिटी ऑफ विलेज ताराकुरम के तौर पर उन्होंने की थी। और हर एक खरिये में मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतालिक एक कमेटी उर के नाम से उन्होंने बनाई थी। मुख्तलिफ मौज़ूआत में अलग अलग, जैसे हमारे पास अलग अलग महकमा होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, वैसा ही क्या है अलग अलग चीज़ों के वास्ते उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी का नाम था उर था। ठीक है, अब हम देखेंगे मुकामी हुकूमत। इनकी क्या है सबसे बेहतरीन खूबी, चोला के इंतजाम की सबसे बेहतरीन खूबी ये थी कि उन्होंने खरिये की तरक्की के लिए मुकामी हुकूमत बनाई थी। खरिये यानी जो छोटे जो देहात होते हैं उनको खरिया कहा जाता है। तो खरिये की तरक्की के लिए क्या मुकामी हुकूमत बनाई थी। जैसे आजकल ग्राम पंचायत होती ना, तो वैसा ही क्या है उन्होंने क्या है मुकामी हुकूमत बनाई थी। ग्राम सभा अव्वलीन सभा होती। ताराकुरम
हर एक करिए के लिए मखसूस होती थी। हर एक कुरम की एक देहाती कमेटी होती जिसे महासभा कहते। हर एक कुरम यानी बिल्कुल छोटा जो गांव होता है उसको क्या है, जैसे ग्राम सभा जैसा बोलते ना, तो वैसा क्या है उस दौर में क्या है महासभा कहते थे। और महासभा का दूसरा नाम था पेरमगुरी। क्या था दूसरा नाम महासभा का? पेरमगुरी था। और पेरमगुरी के जो अरकान थे यानी जो मेंबरान जो थे वो पीरुमक्कला कहलाते थे। पेरमगुरी के जो अरकान जो थे मेंबरान क्या कहलाते थे? पीरुमक्कल कहलाते थे। और ये जो अरकान जो थे पीरुमक्कल का इंतखाब क्या है, राय दहिंदगी से होता था। राय दहिंदगी यानी इंतखाब के जरिए से, चुनाव के जरिए से, इलेक्शन के जरिए से क्या है उनको चुना जाता था। और उसमें जो इलेक्शन में जो हिस्सा लेने वाले थे उनके लिए जरूरी था कि वो संस्कृत के तालीम याफ्ता होना, यानी उनके लिए क्या है जो अहलियत जो थी वो अहलियत थी वो संस्कृत के तालीम याफ्ता होना, या नहीं तो क्या है मालदार अफराद, उन्हीं को क्या है इलेक्शन लड़ने की इजाजत थी। तो ये क्या है चोला के इंतजामिया की सबसे बेहतरीन जो खूबी थी वो थी मुकामी हुकूमत या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी। और उनके ज़माने में क्या है, अगर हम माशी इंतजामिया अगर हम देखें तो 1/6 हिस्सा ज़मीन की आमदनी टैक्स के तौर पर वसूल की जाती थी। यानी जो पैदावार जो होती थी, पैदावार का 1/6 हिस्सा क्या है टैक्स के तौर पर किसानों से क्या है वसूल किया जाता था। और उस दौर में आबपाशी के लिए खुसूसी तवज्जो दी जाती थी। आबपाशी यानी मसनवी तौर पर खेतों को जो पानी पहुंचाते हैं नहरों के जरिए से, तालाबों के जरिए से, झीलों के जरिए से, उसको आबपाशी कहते हैं। तो उस जमाने में क्या है पैदावार के लिए आबपाशी के लिए खुसूसी क्या है तवज्जो दी जाती थी। इसके लिए आबपाशी के लिए क्या है चोला राजाओं ने कई एक झीलें और तालाब भी तामीर किए। जैसा कि आप देख रहे हैं बेंगलुरु के करीब ये बेलंद्रू झील है, वो चोलाओं की ही तामीर की गई है। उसके अलावा उन्होंने कई तालाब भी क्या है तामीर किए थे। उसमें गंगईकुंडा तालाब भी है जो चोलापुर में क्या है तामीर किया गया था। अब हम देखेंगे मजहब, यानी चोलाओं के दौर में मजहब क्या था। तो चोला हुक्मरान जो थे वो शिवा के अकीदतमंद थे, इन्हें शिव को मानने वाले थे। तो इसलिए उन्होंने क्या है कई शिव मंदिर क्या है तामीर किए थे। जो आप देख रहे हैं बृहदेश्वर का मंदिर जो दुनिया भर में है मशहूर है, तंजावर में है जो दुनिया भर में मशहूर है। ये कितना ऊंचा है? ये 500 फीट ऊंचा है ये, और 230 फीट पर फैला हुआ है। ऊंचा कितना है ये? 500 फीट ऊंचा है और ये 230 फीट पर फैला हुआ है। और उसका गुंबद जो देख रहे हैं आप, गुंबद क्या है 200 फीट ऊंचा है। पहले मंदिर की ऊंचाई 500 फीट है, फिर उसके ऊपर गुंबद जो है वो 200 फीट ऊंचा है। इसी तरह से चोलेश्वर मंदिर क्या है राजेंद्र चोला ने तामीर किया। ये सब क्या है शिव के मंदिर थे जो उस दौर में क्या है तामीर किए गए थे। इसी तरह से कर्नाटक में क्या है ये जो देख रहे हो ये मुक्तेश्वर मंदिर, इसी तरह से गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर भी क्या है उस दौर में क्या है तामीर किए गए थे। और ये जो मंदिर हैं जो हैं उस दौर के माशी और सकाफती तौर पर क्या है उसका इस्तेमाल होता था, यानी बहुत से कल्चरल प्रोग्राम वगैरह भी क्या है वहाँ पर किए जाते थे। और ये बहुत ही मशहूर क्या है मंदिरें हैं। तालीम और अदब अगर हम देखें तो चोलाओं ने कई अग्रहार तामीर किए। जैसा आजकल स्कूल और कॉलेज है उसी तरह से क्या उस दौर में तालीम के जो सेंटर थे, जो मराकज़ थे वो अग्रहार कहलाते थे। तो उन्होंने कई अग्रहार तामीर किए। उसमें क्या है शुमाली मेरुद्र अग्रहार बहुत ही मशहूर है। और अग्रहार के अलावा क्या है मंदिरों में भी क्या है तालीम दी जाती थी। मंदिर भी क्या है तालीम के मराकज़ थे। उम्मूमन क्या है सुबह के टाइम शाम के टाइम क्या है तालीम क्या है दी जाती थी। तो उस दौर में क्या है तालीम को खुसूसी तवज्जो दी गई थी। इसी तरह से हम देखें तमिल अदब अगर हम देखें तो तमिल अदब को बहुत ज़्यादा क्या है उस दौर में तरक्की हुई थी, यानी बहुत सी बेहतरीन किताबें क्या है उस दौर में लिखी गई थी। जो खास तौर से जो मशहूर किताबें हैं वो है रामायण जो कुंभा ने लिखी थी। तो देख रहे हैं आप रामायण क्या है जो लिखी थी, लिखने वाला कौन है
कुंभा ने क्या है रामायण तहरीर किया था। इसी तरह से प्रिया पुराना जो है उसको सकलेर ने लिखे थे, और इसी तरह जीव का चिंतामणि जो है उसको तिरक्का दीवाना ने लिखा था। तो इस तरह से हम देखें कि चोलाओं का दौर क्या है, एक बेहतरीन क्या है दौर था। बेहतरीन क्या है, वहाँ पे मुकामी हुकूमत थी, बेहतरीन क्या है तामीरात उन्होंने किए और तालीम को खुसूसी तवज्जो दिए, और उस दौर में क्या अदब को भी खास तरक्की। अब हम द्वारा समुद्रा के फैसला के बारे में पढ़ेंगे। देख रहे हैं आप, ये 984 से लेकर 1346 ईस्वी तक क्या है इनका दौरे हुकूमत है। अब इसके बारे में हम देखेंगे। चालुक्य के कर्नाटक में जवाल पजीर होने के बाद फैसला खानदान मजबूत हो गया, यानी चालुक्य जो हुकूमत थी वो कमजोर होने के बाद, उसको जवाल होने के बाद क्या है कर्नाटक में क्या है फैसला हुकूमत क्या है मजबूत हो गई थी, फैसला हुकूमत कायम हुई थी। फैसला ने जुनूबी कर्नाटक तमिलनाडु के जोग्राफिया कर्नाटक और तमिलनाडु के बहुत सारे इलाकों पर क्या है एक वसी हुकूमत क्या है उन्होंने कायम की थी, और तकरीबन 3 सदियों से ज्यादा अरसे तक उनकी एक शानदार हुकूमत क्या है जुनूबी हिंदुस्तान में क्या है कायम थी। इब्तदा में बेलूर, उसके बाद द्वारा समुद्रा उनका सदर मुकाम था। द्वारा समुद्रा आज हलेबीड के नाम से जाना जाता है। जो देख रहे हैं ना आप, ये हलेबीड, ये होयसला का सदर मुकाम था। हलेबीड को पहले द्वारा समुद्रा कहा जाता था, लेकिन आज उसका नाम है हलेबीड। कदीम नाम उसका द्वारा समुद्रा था, मौजूदा नाम उसका क्या है हलेबीड है। द्वारा समुद्रा का सदर मुकाम हलेबीड, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी इब्तिदा कैसे हुई। तो होयसला खानदान का बानी क्या सला था। कौन था होयसला खानदान का बानी? सला। तो कहा जाता है कि एक जैन पुजारी जिसका नाम सौदत्ता था, उसके हुक्म पर उसने एक शेर से मुकाबला किया। उस दौर में क्या है एक शेर क्या है शहर में घुस आया था, वो हमला कर रहा था, उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। तो जैन पुजारी ने सलाह से कहा, वो एक बहादुर इंसान था सलाह, तो उसे कहा कि शेर को मारने का उसको हुक्म दिया, उसे कहा उससे। तो उसने क्या है सलाह ने क्या है बहादुरी से क्या है शेर से मुकाबला किया और शेर को मार डाला। उसके इस अमल की वजह से क्या है उसको खिताब मिला होयसला। उसका नाम सिर्फ सला था, लेकिन शेर को मारने के बाद क्या उसका नाम होयसला हुआ, उसका खिताब क्या हो गया होयसला हो गया। और शेर को मारने की जो तस्वीर है वही होयसला खानदान का क्या है निशान है। समझ रही ये हुकूमत कैसे कायम हुई? एक शेर को सला क्या है एक आदमी था अनगढ़ी तब का चिकमंगलूर में आता है, वहाँ का रहने वाला था। वहाँ पर एक जैन पुजारी आया था, जब शेर ने वहाँ पर हमला किया तो सलाह ने उसको मार डाला। मार डालने के बाद क्या है उसको होयसला का खिताब मिला और वह अपनी हुकूमत कायम किया। होयसला बादशाहों ने अदब, तालीम, आर्ट, फन तामीर और आबपाशी के मैदान में खास खिदमत अंजाम दी हैं। इसके जो अब हम देखेंगे सवाल, होयसला खानदान का बानी कौन था? बिल्कुल ठीक है आपने, सलाह क्या है होयसला खानदान का बानी था। होयसला हुकूमत का सदर मुकाम का नाम बताइए। अभी आपने पढ़ा है ना, बिल्कुल ठीक है आपने, द्वारा समुद्रा क्या है होयसला हुकूमत का सदर मुकाम था। द्वारा समुद्रा का मौजूदा नाम क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने, हलेबीडु क्या है द्वारा समुद्रा का मौजूदा नाम है। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। होयसला के अहम हुक्मरान, यानी होयसला जो खानदान था उसका बानी तो सला था, लेकिन दूसरे अहम हुक्मरान कौन से हैं उसको हम देखेंगे। अहम हुक्मरान है विष्णुवर्धन, निरुपकामा, ऐरंगा और बल्लाला। ये क्या है होयसला खानदान के अहम हुक्मरान हैं। तो इसमें हम विष्णुवर्धन के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। विष्णुवर्धन जिसको बिट्टी देवा भी कहा जाता है, विष्णुवर्धन को क्या कहा जाता है? बिट्टू देवा कहा जाता है। ये होयसला खानदान का एक अहम बादशाह था। इसने गंगावाड़ी को चोलाओं से छीना। चोला खानदान जिसको हम पढ़े ना अभी, तो उनसे क्या है जंग करके क्या है गंगावाड़ी को हासिल किया। और गंगावाड़ी को हासिल करने के बाद उसको खिताब मिला तलकाडु गंडा। क्या नाम मिला? खिताब मिला उसको तलकाडु गंडा का क्या है खिताब पाया। और उसने अपनी इस फतह को, इस कामयाबी को क्या है यादगार बनाने के लिए क्या है उसने कीर्ति नारायणा का मंदिर बनाया जो तलकाड में है। और इसी तरह से चनकेश्वर का भी मंदिर क्या है बेलूर में तामीर किया।
विष्णुवर्धन क्या है, गंगाबाड़ी को चोलाओं से हासिल किया और तलकाडू गंडा का खिताब पाया और अपनी इस कामयाबी को यादगार बनाने के लिए उसने क्या है, कीर्ति नारायण का मंदिर तलकाडू में और चनकेश्वर का मंदिर क्या है, बेलूर में क्या है, इसने तामीर किया और अपनी सल्तनत को मजीद वसी करना चाहता था और फैलाना चाहता था। मगर चालुक्य बादशाह विक्रमादित्य चाहरुम ने क्या है, इसको शिकस्त दे दी, इसको नाकाम कर दिया था इसके मकसद में। तो ये देख रहे हैं आप, चनकेश्वर मंदिर है और ये कीर्ति नारायण का मंदिर है जिसको विष्णुवर्धन ने तामीर किया था अपनी कामयाबी को, अपनी फतह के यादगार मनाने के लिए। ये इसके दौर में क्या है, रामानुजाचार्य यानी विष्णुवर्धन के दरबार में क्या है, रामानुजाचार्य क्या है, विशिष्ट द्वैता का पैगाम कर्नाटक भर में फैलाया। तो विष्णुवर्धन के दरबार में आने से पहले उसने क्या है, रामानुजाचार्य क्या है, चोला के दरबार में गया था, लेकिन चोला हुक्मरानों ने क्या है, उसको अपना पैगाम फैलाने से क्या है, मना किया था। जब वो विष्णुवर्धन के दरबार में आता है तो विष्णुवर्धन उसकी सरपरस्ती करता है, उसकी मदद करता है और उसी की मदद से क्या है, कर्नाटक भर में क्या है, रामानुजाचार्य ने क्या है, विशिष्ट द्वैता का पैगाम क्या है, पूरे कर्नाटक में फैलाया था। तो इससे हमको मालूम होता है कि जो होयसला जो हुक्मरान थे वो मजहबी हम आहंगी को मानते थे, तमाम मजहब के मानने वाले आसानी से क्या है, रह सकते थे। तो ये रामानुजाचार्य की आपने तस्वीर देख रहे हैं। होयसला हुकूमत का जवाल बल्लाला सुवम के ज़माने हुकूमत में हुआ। तो होयसला हुकूमत का जवाल कब आया, बल्लाला सुवम के दौरे हुकूमत में आया और इसके बाद क्या है, यहाँ पर विजयनगर हुकूमत बरसरे इख्तिदार आई। विजयनगर हुकूमत क्या है, जनूबी हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी हुकूमत है जिसको आप आगे क्या है 9th क्लास में है। अब हम होयसला का इंतजामिया देखेंगे। होयसला खानदान ने सूबाई हुकूमतों के इंतज़ाम का तरीक़ा राइज किया है। जैसा अब हमारे पास मौजूदा जो तरीक़ा है ना, रियासतों, ज़िले, ताल्लुक़े, वैसा ही क्या है इनके पास भी वही तरीक़ा था और उन्होंने शहजादे को हुकूमत करने का हक़ दिया गया ने विरासती तौर पर। बाप के बाद क्या बेटा जो होता था वो हुकूमत करता था और जो सरकारी अफसरान जो है नाडू और विशाया, नाडू विशाया बोले तो क्या है, जैसा कि ज़िला ताल्लुक़ा जैसा होता ना, उसको उस ज़माने में नाडू और विशाया कहा जाता था। तो सरकारी अफसरान क्या है, नाडू यानी हुकूमत की जानिब से मुंतखब जो अरकान होते थे वो नाडू और विशाया के फ़राइज़ की देखभाल करते थे और खरियों में हुकूमत की जानिब से नुमाइंदे होते, देहातों में क्या हुकूमत की जानिब से नुमाइंदे भेजते थे जो इंतज़ामी उमूर की देखभाल करते थे और उनको गोडा, सेना बुआ और तलवार कहते थे। जैसा आजकल हम कहते ना पंचायत सेक्रेटरी, पीडीओ जैसा कहते हैं ना, तो वैसा ही क्या है उस ज़माने में गोडा, सेना बुआ और तलवार कहते थे। माशी इंतज़ाम में अगर हम देखें तो ज़राअत की तरक्की के लिए होयसला ने कई झीलें बनाई, यानी ज़राअत को वो भी ख़ास तवज्जो देते थे। ज़राअत के लिए क्या है कई झीलें बनाए थे, जैसा उनके पास नाम है वो शांति सागर, बल्लाला सागर, विष्णु समुद्र वगैरह क्या है, ये झीलें क्या है कौन तामीर किए थे, होयसला हुक्मरानों ने तामीर किए थे। शहर में मुख्तलिफ क्या है ताजिर होते थे, मुख्तलिफ पेशों को इख्तियार करने वाले लोग रहते थे, लेकिन ख़ास तौर से ज़राअत को ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी और रियासत की आमदनी का अहम ज़रिया भी क्या है ज़मीनी टैक्स था। यानी ज़राअत की जो पैदावार जो होती थी, पैदावार से जो टैक्स वसूल किया जाता था वही क्या है हुकूमत की आमदनी का अहम हिस्सा था। और यहाँ पर आप देख रहे गुरूडा, ये गुरूडा क्या है, तो ये क्या है ख़ास तौर से बादशाह की हिफाजत के लिए एक फौजी दस्ता होता था जिसे गुरूडा कहा जाता था। यानी बादशाह के ये महाफिज होते थे, बादशाह की हिफाजत करते थे, उसके अतराफ होते थे। जैसा आजकल बॉडीगार्ड वगैरह कहा जाता ना, तो वैसा ही क्या है उसको बादशाह की हिफाजत के लिए क्या है एक फौजी दस्ता क्या है बनाया जाता था और ये इतना वफादार होता था जब बादशाह मर जाता तो इस दस्ते के फौजी भी अपने आप को कुर्बान कर देते थे। यानी इतने वफादार होते थे, बादशाह के मरने के बाद वो अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। तो बादशाह की हिफाजत के लिए जो फौजी दस्ता था उसको क्या कहा जाता था, गुरूडा, याद रखिए आप, ठीक है। अब हम देखें मजहब, तो इस दौर में जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, शिवाइज़्म,
विष्णुइज्म और वीर शिविज्म मजहब पाए जाते थे। यानी हर एक मजहब के मानने वाले वहाँ पर रहते थे। जैन के मानने वाले थे, बुद्ध के मानने वाले थे, शिव के मानने वाले थे, विष्णु के मानने वाले थे, वीर शिव के मानने वाले थे, और सबको क्या है बराबर का दर्जा दिया जाता था। फिरके वाराना हम आहंगी पाई जाती थी, यानी हर फिरके के लोगों को बराबर का क्या है हिस्सा हासिल था, सबको बराबर का मसावत का क्या है सलूक किया जाता था। बेलूर में एक नज्म लिखी, बेलूर के मंदिर में एक नज्म लिखी गई जिसमें क्या है फिरके वाराना हम आहंगी के बारे में ही बताया गया है कि तमाम मजहब क्या है यकसां हैं। तो इस तरह से क्या है यहाँ पर हर मजहब के मानने वाले क्या है हमको मिलते हैं। वहाँ के हुक्मरानों ने तमाम मजहब वालों से क्या है बराबर का सुलूक किया था। इस तरह से अगर हम तालीम के बारे में देखें तो अग्रहार और मठ क्या है तालीम के मराकिज थे, यानी अग्रहार और मठ में क्या है तालीम दी जाती थी। तो जो अहम जो मठ या अग्रहार है उनके नाम है मेलाकोटे, सालिग्राम, अरसीकिरे। ये क्या है अहम तालीमी मराकिज थे जहाँ पर क्या है वैद्य शास्त्र, कन्नड़ और संस्कृत की क्या है तालीम दी जाती थी। इसी तरह से हम अदब के बारे में देखें तो होयसला दौर में क्या कन्नड़ अदब को काफ़ी फ़रोग हासिल हुआ है ना, बहुत तरक्की मिली थी। उस दौर में बेहतरीन क्या है किताबें क्या है कन्नड़ा की लिखी गई थी। जैसे चंद एक नाम यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे कि रुद्र भट्ट जिसे जगन्नाथ विजय ने लिखा। कन्नड़ शायर जो जना था उसने यशोधरा चरिते लिखा। हरिहरा क्या है गिरजा कल्याणा लिखी जिसको चंपू नज़म भी क्या है कहा जाता है। इसी तरह से राघवंका ने हरिश्चंद्र काव्य लिखी और केशु राजा क्या है शब्दामणि दर्शना लिखी। इसी तरह से प्राचरा भट्ट ने क्या है श्री गणारत्न कोशा क्या है लिखी थी। अब हम फने तामीर को अगर हम देखें तो होयसला का फने तामीर दुनिया भर में मशहूर है, यानी उनकी जो तामीरात जो थी वो दुनिया भर में मशहूर है। उन्होंने सोप स्टोन का इस्तेमाल किया। सोप स्टोन बोले तो एक किस्म का खास चट्टानी पत्थर जिसको उन्होंने अपनी तामीरात में इस्तेमाल किया था। चनकेश्वर के मंदिरों पर क्या है मंदिर के जो सुतून हैं उस पर रक्खासों के मुजस्सिमे हैं, बहुत बारीक फन नक्काशी की गई, संतराशी की गई है। तमाम दीवारों पर सुतूनों पर क्या है मुजस्सिमे क्या है किए गए हैं। बड़े खूबसूरत क्या है मनादिर क्या है उस दौर में तामीर किए गए थे। फौजी सिपाही सालार कट्टयमला ने होयसलेश्वर मंदिर हलेबीड़ में तामीर किया। इसी तरह से सुमा सुंदर नायक ने सोमनाथपुर में एक खूबसूरत मंदिर क्या है तामीर करवाई थी। इनकी तामीरात की 5 खुसूसियत हैं। जो तामीरात की थे, जो भी बनाए थे इमारतें, उनकी 5 खुसूसियत हैं। हर एक तामीर सितारे की शक्ल वाला, यानी जो भी उन्होंने तामीर करते थे उसके जो बेस जो होता था वो सितारे की शक्ल का होता था। और मंदिर का अंदरूनी हिस्सा यानी खुला हिस्सा होता था। और मस्जिद चौखट्टे यानी बिल्कुल डिकोरेट क्या है सजे हुए क्या है चौखट्टे होते थे, गुम्बद होते थे जिन पर नक्शो निगारी होती थी। और हर एक इमारत में क्या है सुतून क्या है होते थे। इनकी तामीरात की ये 5 खुसूसियात हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो मंदिरों की देख रहे हैं तस्वीरें यहाँ पर, ये बेहतरीन खूबसूरत क्या है नक्शो निगार किए हुए क्या है बेहतरीन संतराशी के क्या है नमूने हैं। ये सारे मंदिर अपनी इंतहाई नाजुक संतराशी के लिए मशहूर है सारी दुनिया में। इसी तरह से अरसीकेरे, गोविंदनाहल्ली, बड़दगवली और भद्रावती में भी क्या है बहुत से खूबसूरत मंदिर क्या है पाए जाते हैं। ये सारे मंदिर अपनी इंतहाई नाजुक संतराशी के लिए मशहूर हैं। उस दौर के जो संतराश जो थे उनके नाम हैं वर्सुजा, चावन्ना, जानकना और दनाकना। ये मशहूर संतराश थे जिन्होंने क्या है बड़ी मेहनत से बड़ी बारीकी से क्या है मंदिरों को क्या है खूबसूरत क्या है शक्ल दी थी। बड़ी अच्छी संतराशी उन्होंने की थी। क्या नाम है उनके? वर्सुजा, चावना, जाकना और दनाकना। सवाल नंबर 1 है चोला सल्तनत का बानी कौन था? सवाल नंबर 2 है चोला इंतजामिया की अहम खूबियों पर नोट लिखिए। सवाल नंबर 3 है विष्णुवर्धन के कारनामे बयान कीजिए। सवाल नंबर 4 है होयसला दौरे हुकूमत में कन्नड़ अदब को फरोग हासिल हुआ। ठीक है, नोट कर लिए आप सवाल? ठीक है, खुदा हाफिज। एक सरगर्मी है आप कीजिए, होयसला और चोला दौर के मनादिर की तस्वीर जमा करके एक एल्बम बनाइए। ठीक है, बनाएंगे ना एल्बम? ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज। मैं शाहिदा बेगम, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट हाई स्कूल हलीखेड़ बी, तालुका हुमनाबाद, ज़िला बीदर।
ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ.